हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शरद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग। आज सी लैंग्वेज में मैं आपको लेक्चर 5 दे रहा हूं और इसका टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर 4 की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कुछ आइडेंटिफायर्स दिया था आपको और पूछा था कि इनमें क्या एरर है, क्या रीज़न है कि ये गलत हैं, क्यों इनवैलिड हैं, ये हमें बताना था। तो देखिए, पहला है डेट ऑफ बर्थ। इसमें मैंने बीच में हाइफन लिया हुआ है जिसे माइनस भी कहते हैं। असल में अंडरस्कोर अलाउड होता है लेकिन हाइफन अलाउड नहीं होता, इस वजह से ये इनवैलिड हो गया। सेकंड है लॉन्ग। लॉन्ग इज़ अ कीवर्ड विच इज़ नॉट अलाउड। 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में और मैंने बताया था कि कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर चूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इनवैलिड है। थर्ड, कांट बी स्टार्टेड विद ए डिजिट। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये इनवैलिड हो गया। फोर्थ है प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें आप ध्यान से देखें, एल और वी के बीच में स्पेस है, तो स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन बिटवीन द आइडेंटिफायर, तो इस वजह से इनवैलिड हो गया। तो हाइफन जो भी मैंने आइडेंटिफायर्स के रूल्स आपको बताए थे उन सबको फॉलो करते हुए ही हमें आइडेंटिफायर चूज़ करने होंगे, नहीं तो इन चीज़ों के लिए भी एरर आती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स, उसे देख लेते हैं। Constants, also known as literals, in C are a sequence of characters that represent constant values that do not change. This quantity can be stored at a location in the memory of computer. यानी कि कांस्टेंट या लिटरल एक ही बात है, ये कुछ कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है या सीक्वेंस होता है और जो किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 53, 45, 9.3, तो या फिर किसी का नाम जैसे कि अवनी, तो ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर कई तरह के कांस्टेंट हैं, उनकी कैटेगरी देख लेते हैं। 2 कैटेगरी हैं सी में, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में इंटीजर एंड रियल, नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो इन चारों को हम 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स पर। एन इंटीजर कांस्टेंट रेफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डिजिट्स। इट मस्ट नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट। यानी बिल्कुल सिंपल नंबर जो हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं, मैथ्स में भी आपने इंटीजर नंबर्स पढ़ा होगा, वही इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं यहाँ पर। इट मे कंटेन आइदर प्लस और माइनस साइन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं। अ नंबर विद नो साइन इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। साइन नहीं लगाओगे तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। स्पेसिस, कोमाज एंड नॉन डिजिट कैरेक्टर्स आर नॉट परमिटेड बिटवीन डिजिट्स। यानी अगर हम मैथ से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि किसी भी इंटीजर कांस्टेंट के बीच में स्पेस, कोमा या नॉन डिजिट कैरेक्टर यूज़ नहीं होने चाहिए। सी अलाउज यू टू राइट इंटीजर कांस्टेंट इन 3 वेज। यानी सी लैंग्वेज में 3 तरीके हैं इंटीजर कांस्टेंट्स लिखने के। असल में कंप्यूटर में आपने 3 तरह के नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसके अलावा एक और है बाइनरी। तो इनमें से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। तो सबसे पहला समझ लेते हैं, पहला है डेसिमल। बेस 10 होता है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द सेट 0 थ्रू 9 फॉर एग्जाम्पल। यानी कि हम इसमें 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट्स यूज़ करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, 345 है, जैसे 0 है, -49, +5, या फिर निगेटिव भी हो सकते हैं, -5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंपली आप मैथ्स में नंबर यूज़ करते हैं वही नंबर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब डेसिमल नंबर होते हैं। इन सबको आप डेसिमल, इंटीजर, लिटरल कह सकते हो, तो इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं टर्बो सी रन करके आपको कैसे स्टोर करते हैं ये सब दिखाऊँगा। पहले इनकी तीनों कैटेगरी देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल या बेस 8 इंटीजर लिटरल। इट कंसिस्ट ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द सेट 0 थ्रू 7 विद ए लीडिंग 0। ऑक्टल नंबर यदि आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ा हो तो वो नंबर्स होते हैं जिनमें केवल 0 से 7 तक के ही 8 तरह के सिंबल यूज़ होते हैं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल में ये नंबर स्टोर करने हो तो हम उस नंबर से जस्ट पहले एक 0 लगाते हैं। 0 लगाने से एक तरह से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो, जैसे कि यहाँ 3-4 लिखा हुआ है, तो हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि 3-4 कोई डेसिमल नंबर नहीं है बल्कि ऑक्टल नंबर है। 0342, 071,
जीरो 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 का मतलब भी यही है कि हम एक ऑक्टल नंबर दे रहे हैं, ऑक्टल नंबर 0। हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द सेट 0 through 9 एंड A to F, यानी इसमें कुल मिलाकर 16 सिंबल्स होते हैं। 0 through 9 10 हो गए और A से F तक 6 हो गए, टोटल 16। A से F तक आप चाहें तो कैपिटल या स्मॉल किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, विद द लीडिंग 0x और 0 कैपिटल X, यानी नंबर लिखते वक्त आपको 0x लगाना होगा। हेयर लेटर्स A through F सब्सटीट्यूट्स द नंबर्स 10 through 15, यानी कि हम यहाँ जो A लिखते हैं वो अगर हम कैलकुलेशन करें तो A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, ऐसे ही करते करते F 15 को। तो हमें यहाँ कोई कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं करनी है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे नंबर को ये समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 0x45, तो एक तरीके से 45 एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो 0x केवल सपोर्ट के लिए लगा हुआ है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि 45 एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसी तरह से 0x3 A9 0, तो इस तरह से 0x प्रीसीडिंग शुरू में लगा के हम हेक्साडेसिमल नंबर लिख सकते हैं। आप में से अगर किसी व्यूअर को ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल करके आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम या ईमेल या कमेंट के थ्रू मेरे पास आती है तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले हैं फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कॉन्स्टेंट्स। तो रियल कॉन्स्टेंट को डिस्कस करने से पहले ऐसा कर लेते हैं, मैं आपको सी लैंग्वेज में ले जाकर और समझा देता हूं कि कैसे हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ a नाम से, a इज इक्वल टू, और मैंने कोई नंबर दिया, सपोज करो 45। तो 45 एक इंटीजर कांस्टेंट है, इसे हम स्टोर कर रहे हैं। किसी भी इंटीजर कांस्टेंट में कुछ रूल्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, जैसे कि स्पेस अलाउड नहीं होता। अगर आप स्पेस यूज़ करेंगे और इसको रन करके देखेंगे तो देखो एरर डिस्प्ले हो रही है, a इज असाइंड ए वैल्यू डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर इन फंक्शन में, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर आ रही है। तो ये स्पेस की वजह से है, मैं स्पेस हटा देता हूँ। अब करता हूँ Alt F9, तो देखो कोई एरर नहीं आ रही। Alt F9 शॉर्टकट आप समझते ही होंगे, इससे प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, बस रन नहीं होता है। कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो जो भी एरर है उन्हें शो कर देगा। ऑक्टल नंबर के लिए हम 0 लगाते हैं, तो देखो 045, तो अभी भी कोई एरर नहीं है, लेकिन ये हम कंप्यूटर को एक तरह से ऑक्टल नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्टल नंबर में मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से 7 तक के ही सिंबल यूज़ होते हैं। अगर आप गलती से 9 यूज़ करते हो तो देखो अब एरर आ रही है। अगेन इलीगल ऑक्टल डिजिट इन फंक्शन मेन, यानी कि सही बिल्कुल क्लियरली वो बता रहा है कि इलीगल ऑक्टल डिजिट हमने यूज़ कर ली है, क्योंकि 0 से 7 तक की डिजिट यूज़ होती हैं ऑक्टल नंबर में, 8 और 9 नहीं होते। इसी तरह से अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर देना हो तो हम 0x लगाते हैं, इसमें हम A to F भी यूज़ कर लेते हैं, तो देखो कोई एरर नहीं आ रही है। मैंने एक नंबर दिया है A47, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तो हेक्साडेसिमल में हम 0x प्रीसीडिंग लगाते हैं। x को आप चाहें तो कैपिटल में भी ले सकते हो, स्मॉल में भी ले सकते हो, ये यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पर केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से A B C D E F, ये जो इसके सिंबल हैं उन्हें भी आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल में इंटीजर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं, तीनों तरह के, डेसिमल भी, ऑक्टल भी और हेक्साडेसिमल भी। डेटा टाइप यहाँ पर मैं अभी एक ही यूज़ कर रहा हूँ, इंट। इसके अलावा और भी डेटा टाइप होते हैं इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए। अगले लेक्चर में मैं आपको डेटा टाइप वाला कंसेप्ट क्लियर करूँगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि और कौन कौन से डेटा टाइप हैं। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम था फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कॉन्स्टेंट्स। A real constant refers to a sequence of one or more digits. It must contain a decimal point, यानी डेसिमल पॉइंट होता है। इंटीजर और रियल में यही डिफरेंस है कि रियल में डेसिमल पॉइंट होता है, इंटीजर में नहीं होता है। दिस कॉन्स्टेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज डेट हैव फ्रैक्शनल पार्ट, यानी ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट हो। इट कैन बी रिटन इन फॉलोइंग 2 वेज, यानी रियल कॉन्स्टेंट को 2 तरीके हैं लिखने के। पहला समझ लेते हैं, पहला है फ्रैक्शनल फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ रियल कॉन्स्टेंट मस्ट हैव 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट
एंड 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। नीचे जो एग्जाम्पल है ध्यान से देखिए, जैसे 3.14 है तो पॉइंट से पहले भी डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट के बाद भी होनी चाहिए। अगर कहीं भी आप नहीं लेते हैं, पॉइंट से पहले नहीं लेते या फिर पॉइंट के बाद नहीं लेते तो एरर आ जाती है। इट मे आल्सो हैव प्लस और माइनस साइन। जैसे आप लास्ट वाला देख रहे हैं -334.5 है तो माइनस लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं। विदाउट द साइन अ रियल कॉन्स्टेंट इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। यही मैंने इंटीजर कॉन्स्टेंट में बताया था, यही रियल में है। नहीं लगाओगे साइन, जैसे कि 3.14 है तो उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर जीरो भी आपको स्टोर करना है तो 0.0 लिखेंगे। अगर रियल कॉन्स्टेंट है तो फिर आप 0.0 लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ रियल कॉन्स्टेंट हैज़ 2 पार्ट्स, अ मैंटिसा एंड एन एक्सपोनेंट। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो मैंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इस स्क्रीन पर सबसे नीचे देखिए लिखा है 1.52 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ 1.52 मैंटिसा है और पावर में जो 3 है वो एक्सपोनेंट है। तो मैथ्स में तो इस तरह के नंबर लिखने काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि हमें बाय पेन लिखना होता है, थोड़ा सा ऊपर को 3 लिख देते हैं। लेकिन प्रोग्राम में ये काम कैसे करेंगे? द मैंटिसा मस्ट बी आइदर एन इंटीजर और रियल कॉन्स्टेंट। यानी ये वाला फॉर्मेट है लिखने का। जो मैंटिसा पार्ट है वो इंटीजर या रियल कुछ भी हो सकता है, फॉलोड बाय ए लेटर ई और ई, यानी उसके आगे हमें कैपिटल ई या स्मॉल ई लेना होता है। द एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इंटीजर कॉन्स्टेंट। एक्सपोनेंट इंटीजर ही होना चाहिए, 0.3 या -14 या 4 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको 1.52 मल्टीप्लाई 10⁻³ स्टोर करना है तो आप प्रोग्राम में ऐसे लिखेंगे 1.52 ई प्लस 0.3, या 2.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 को 2.14 ई -14। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। ये तरीका होता है जो साइंटिफिक नंबर होते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर होते हैं उन्हें प्रोग्राम में यूज़ करने का। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं टर्बो सी में आपको रियल कांस्टेंट भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया डबल डी इज इक्वल टू 3.14 3.24, तो ये जो है एक रियल कांस्टेंट हो गया। रियल के लिए हम डबल डेटा टाइप लेते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है तो आप इस तरीके से मान लिया -12, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, मैंने बीच में ई लिया है तो इससे इधर ये मैंटिसा पार्ट हो गया और ये एक्सपोनेंट पार्ट हो गया, यानी पावर की वैल्यू हो गई -12। इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होते हैं। बाकी स्पेस इसमें भी अलाउड नहीं होता, बीच में आप स्पेस लेंगे तो देखिए एरर आ गई, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर इन फंक्शन मेन। तो पूरा का पूरा कांस्टेंट जो है एक साथ लिखना है बिना स्पेस लिए या बिना कॉमा लगाए। चलिए अब वापस अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अ कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन्स ए सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन ए पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। यानी कि सिंगल कोट्स में कीबोर्ड पर ये सिंगल कोट्स होता है, दोनों तरफ एक ही सिंगल कोट कैरेक्टर है वही लगाना है, तो उसके बीच में जो भी हम कैरेक्टर लेंगे उन्हें बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दो सिंगल कोट्स के बीच में एग्जैक्टली एक ही कैरेक्टर लेना है, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो ये एग्जाम्पल है ए बी। अगर आप सिंगल कोट्स में 5 ले लेते हैं तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। 0 ले लेते हैं तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। मतलब सिंगल कोट्स आ गया तो समझो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। लास्ट वाला देखो, इसमें स्पेस ले रहे हैं हम, सिंगल कोट्स स्पेस सिंगल कोट्स, तो इस तरीके से एक ही स्पेस अलाउड है, आप ले सकते हैं। एक चीज़ नोट कीजिए, इन द अबव एग्जाम्पल्स लास्ट कांस्टेंट इज ए ब्लैंक स्पेस, ये मैंने आपको बता ही दिया। आल्सो नोट दैट 5 इज एन इंटीजर कांस्टेंट। इस 5 में देखो कोई सिंगल कोट्स नहीं है, वेयर एज 5 इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट। इस 5 में सिंगल कोट्स है, तो दोनों 5 में बहुत अंतर है। हम ऑन पेपर तो कुछ भी लिख लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन सी लैंग्वेज कुछ फिक्स्ड रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। सिंगल कोट्स नहीं लगाओगे तो इंटीजर मानेगा, सिंगल कोट्स लगाओगे तो कैरेक्टर कांस्टेंट मानेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स। यानी हमारे पास सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट अवेलेबल हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। अगले स्क्रीन पे मैं इनकी पूरी टेबल दिखाऊंगा आपको। तो इसमें होता क्या है, सी सपोर्ट सम स्पेशल बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स दैट आर यूज्ड इन आउटपुट मेथड्स टू प्रिंट नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स।
नॉन ग्राफिक कैरेक्टर यानी जो दिखते नहीं हैं स्क्रीन पे, उन्हें प्रिंट करने के लिए, उन्हें आउटपुट डिवाइस पे शो करने के लिए, पहुंचाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि बैक स्पेस होता है, टैब होता है, कैरीज रिटर्न होता है। तो ईच वन ऑफ देम रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर आल्दो दे कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर्स। यानी अभी हम लिस्ट देखेंगे, ये दो कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए या कंपाइलर के लिए वो एक ही कैरेक्टर है। दिस कैरेक्टर कम्बिनेशन आर आल्सो नोन एज एस्केप सीक्वेंसेस। इस नाम से भी ये टॉपिक पॉपुलर है। तो एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं, चलिए अब देख लेते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस वाले कॉलम में देखिए /A/N/R, ये बैक स्लैश यूज़ कर रहे हैं। तो अगर देखें आप, ये दो कैरेक्टर का कम्बिनेशन है। तो जब हम प्रोग्राम में टाइप करेंगे तो दो ही कैरेक्टर हैं ये, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक ही कैरेक्टर है। जैसे कि /A बीप प्रोड्यूसेस वन ऑडियो टोन ऑफ द स्पीकर, यानी कंप्यूटर से एक बीप की साउंड आती है। /N न्यू लाइन के लिए है, यानी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। /R कैरीज रिटर्न, कर्सर को सेम लाइन के स्टार्टिंग में ले जाने के लिए। /T हॉरिजॉन्टल टैब, जो कीबोर्ड पर टैब की होती है उसका वर्क करेगा ये। /B बैक स्पेस, कीबोर्ड पर बैक स्पेस की होती है, ये उसका वर्क करेगा। सिंगल कोट अगर आपको आउटपुट में दिखाना है तो स्लैश के साथ यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी डबल कोट्स, क्वेश्चन मार्क और बैक स्लैश, ये चारों कैरेक्टर अगर आउटपुट में शो करने हैं तो आपको बैक स्लैश के साथ बताना होगा। नल कैरेक्टर /0 हम स्ट्रिंग चैप्टर में पहुंचेंगे, वहाँ समझ में आ जाएगा। हर स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो नल कैरेक्टर होता है, तो इसका यूज़ हम वहाँ देखेंगे। इसके अलावा /F और /V, ये दो ऐसे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि प्रिंटर पर जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तब यूज़ होते हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट देख लेते हैं। इनको हम टर्बो सी में समझ लेते हैं। ध्यान से सुने। अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्पीकर की साउंड इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, प्रोग्राम रन हो गया और एक बीप की साउंड सुनाई दी है। तो ये /A की वजह से हो रहा है। चलिए /N समझ लेते हैं। सपोज़ मैंने लिखा हेलो /N वर्ल्ड, कंट्रोल F9। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर /N से कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया और वर्ल्ड प्रिंट हो गया। W से पहले स्पेस है, इसलिए यहाँ वर्ल्ड के W से पहले स्पेस दिखाई दे रहा है। तो /N कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। /T को समझ लेते हैं। /T में देखिए हेलो प्रिंट होने के बाद एक टैब का गैप आ रहा है और वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो एक टैब का वर्क कर रहा है /T। चलिए /R को समझ लेते हैं। सपोज मैंने /R लिया और फिर मैंने ले लिया W। तो आप देख सकते हैं पहले हेलो प्रिंट हुआ और कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद W प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से सेम लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने के लिए /R यूज़ होता है। इसी तरह से एक है /B, यहाँ पर HELLW आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर /B से कर्सर एक कैरेक्टर पीछे आया, फिर मैंने W लिया तो O की जगह W हो गया, यानी लास्ट कैरेक्टर चेंज हो गया। तो कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम में हमें ये एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज़ करने होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सपोज मुझे प्रिंट करना है माय नेम इज़ शरद। सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट में शरद के दोनों तरफ डबल कोट्स आए, लेकिन ये क्या, यहाँ तो एरर आ रही है। फंक्शन कॉल मिसिंग इन फंक्शन मेन, पैरेंथेसिस की एरर आ रही है, लेकिन हमने तो पैरेंथेसिस की कोई एरर की ही नहीं है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हम सोच तो ये रहे हैं कि ये डबल कोट आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन सी का कंपाइलर क्या समझ रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ क्लोज हो गई, एक दूसरी स्ट्रिंग यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ क्लोज हो गई, तो बीच में शरद वर्ड क्या है, ये से आइडेंटिफायर या कुछ और मान रहा है, जिस वजह से एरर आ रही है। तो एक्चुअली हम चाह तो ये रहे हैं कि ये डबल कोट्स प्रिंट हो, लेकिन वो इसे स्ट्रिंग को क्लोज करने वाला कैरेक्टर मान रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसे / के साथ देंगे। तो / के साथ देंगे तो एक तरह से हम उसे बता रहे हैं कि ये डबल कोट्स प्रिंट करने के लिए है, / केवल सपोर्ट के लिए है, ये आउटपुट में नहीं आएगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। इस तरह से आउटपुट आ रहा है, डबल कोट्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन / प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे, जब भी हमें डबल कोट्स प्रिंट करना होगा तो / के साथ बताना होगा। इसी तरह से सिंगल कोट्स होता है,
सिंगल कोट्स आउटपुट में आ रहे हैं लेकिन बैक स्लैश नहीं आ रहा है। क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क आउटपुट में आ रहे हैं लेकिन बैक स्लैश नहीं आ रहा है। और अगर कभी आपको किसी प्रोग्राम में बैक स्लैश ही शो करना पड़ जाए तो डबल बैक स्लैश लेंगे, तब एक सिंगल बैक स्लैश प्रिंट होगा। तो ये लगभग सभी एस्केप सीक्वेंसेस हो गए। अब आप वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड बिटवीन डबल क्वोट्स। दीज कैरेक्टर्स मे बी एनी कैरेक्टर फ्रॉम द सी कैरेक्टर सेट। जो हमने कैरेक्टर सेट पढ़ा था उसमें से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन आपको जो भी डेटा है उसे डबल क्वोट्स में देना होगा। जैसे यहाँ पर अक्षय लिखा हुआ है डबल क्वोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जय बुक 3 अगर लिख दिया डबल क्वोट्स में तो ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि डबल क्वोट्स में है। यानी हर वो चीज़ जो डबल क्वोट्स में होगी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रियल नंबर है लेकिन डबल क्वोट्स में है, तो इसे रियल कांस्टेंट नहीं कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। ये सभी एग्जांपल्स स्ट्रिंग कांस्टेंट के हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लेक्चर की एक्सरसाइज 2, हियर आर सम इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स, व्हाट इज़ द रीज़न। कुछ इंटीजर कांस्टेंट दिए हैं मैंने, इन्हें आप ध्यान से देखें। स्क्रीन का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इन्हें नोट कर लें अपनी कॉपी में, और इसका रीज़न क्या है, क्यों इनवैलिड है ये आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका आंसर दूंगा। तो ये इंटीजर कांस्टेंट हैं जो कि इनवैलिड हैं। इसके बाद ये कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं जो इनवैलिड हैं, इनका भी रीज़न लिखना है क्यों इनवैलिड है। इसी तरह से ये रियल कांस्टेंट हैं, इनका भी आपको रीज़न लिखना है कि ये क्यों इनवैलिड है। इन सब का सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो लेक्चर 6 में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं आगे के लेक्चर लिखता रहूं और जो भी उसमें कमियां हैं उन्हें दूर करता रहूं। अगर मेरे इन लेक्चर्स में आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो उसे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।